नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर अलवर से। सिंगर रेणु नागर के बॉयफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली है। युवक की मौत के बाद अब परिजनों का हंगामा। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने रेणु पर टॉर्चर का आरोप लगाया। सिंगर रेणु नागर की भी तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में रेणु नागर का इलाज जारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। नगर के रहने वाले थे और शाम को करीब 7 बजे के आसपास भर्ती हुए थे और 11:15 बजे उनकी मृत्यु हो गई। पूरा इलाज के दौरान आईसीयू में भर्ती थे और काफ़ी गंभीर अवस्था में आए थे। उनका नब्ज नहीं था, बीपी नहीं थी और सारा उनको सपोर्ट दिया और काफ़ी मेहनत की और उसके बाद भी वो उनकी मृत्यु हो गई। रेणु नागर की 3:30 बजे बात हुई थी तो रेणु नागर ने टॉर्चर किया था मेरे भाई को। ठीक है ना, मैं तेरा साथ यहाँ तक निभाने वाली हूँ, आगे नहीं निभाने वाली। अगर तू सेल्फोस खा या कुछ भी पॉइजन खा, मैं तेरा साथ नहीं दे रही हूँ। ठीक है ना। तो मेरे भाई ने कुछ ऐसा पॉइजन खा लिया था तो मैं उसको नगर से यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए आया और प्रकाश को मैंने फ़ोन किया था जो लड़की का पिता है। तो उसने मुझसे बोला कि भाई आप मित्तल हॉस्पिटल लेके आ जाओ यहाँ पे। और मेरे भाई को मैं खुद वहाँ पे सरकारी अस्पताल से उल्टी जो भी उसका पॉइजन था मैं सब निकलवा के लेके आया था। 10:30-11 बजे तक जो थी कितनी थी 109 के एकदम 70 पे आ गई और एकदम उसको डाउन होते हुए मेरे भाई को मृत्यु घोषित कर दिया इन्होंने, मित्तल हॉस्पिटल वालों ने। प्रकाश और डॉक्टरों की साजिश है इसमें। मेरे भाई को मैं जिंदा लेके आया हूँ लेकिन यहाँ मेरी डेड बॉडी चाहिए मुझे मेरे भाई की। कल रात को भर्ती हुआ था रविशंकर नागर पुत्र छिंदामल नागर निवासी नगर, जो कल जहर खा के मित्र हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। उसके दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसको पोस्टमार्टम के लिए जीएच अलवर में लाया गया है और संबंधित नगर थाने को सूचित कर दिया है। क्या इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी कुछ भी अभी। राजेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है? जी, अभी जो मृतक के शव को राजीव गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अभी नगर थाना पुलिस कुछ देर बाद पहुंचेगी। भरतपुर के नगर का ये रहने वाला है मृतक रवि नट। लेकिन जो पूरा मामला है वो इसकी पूरी गहराई की अगर बात की जाए तो ये बड़ा पेचीदा मामला हो चुका है, क्योंकि 1 महीने पहले जब रवि नट के खिलाफ इसके रेणु नागर के पिता के द्वारा मामला दर्ज कराया था, उसको भगाकर बेला फंसाकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद 5 दिन पहले ही रवि और रेणु नागर वापस खुद लौट के आए और उसके बाद पुलिस महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था। वहां पर कानूनी प्रक्रियाएं जो पूरी हुई, बयान दर्ज हुए और उस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस के द्वारा फिर चूंकि रेणु ने अपनी मर्जी से जाना बताया, तो उसके बाद रवि को और रेणु को पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद रिहा कर दिया। मतलब उस तरीके से उनसे पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस की फिर कोई कार्रवाई नहीं बनती। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार 5 दिन के बाद रवि नट को सुसाइड करना पड़ा और रवि के मौत की खबर के बाद रेणु की तबीयत बिगड़ जाती है, वो अस्पताल में भर्ती होती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब गहराता जा रहा है। क्या इसके कारण हो सकते हैं उसके मामले में अभी चूंकि अलवर पुलिस से जब बात की जाती है तो उनका कहना है कि चूंकि इसने जहर नगर भरतपुर थाने में खाया था, वहां पर मामला दर्ज होगा, वो पुलिस कार्रवाई करेगी। तो अभी अलवर पुलिस इस पूरे मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रही है और ना ही इसके जो परिजन हैं, उनके रवि नट के जो परिजन हैं, उन्होंने सीधा आरोप रेणु नागर और उसके पिता पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं। और रेणु नागर की हालत कैसी बनी हुई है अभी राजेंद्र? मित्तल हॉस्पिटल के जो एमडी हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि उसकी हालत क्रिटिकल है और उनका जो कहना है कि शायद उनको जो मौत की खबर के बाद उनकी जो मनोदशा है, मनोस्थिति खराब हुई है और अवसाद की वजह से वो बेहोश हुई हैं। तो अभी उनकी स्थिति गंभीर बता रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अफवाहें, अलग सारी चीजें हैं, लेकिन उन पर अभी अपन बात नहीं कर सकते जब तक कुछ सूचनाएं नहीं मिले। लेकिन कोई न कोई ऐसा गंभीर अवसाद अगर किस तरीके का है सूचना के बाद तो उसको फिर होश नहीं होता है, उसके साथ आईसीयू में उसे भर्ती किया गया है। ये अभी थोड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद या कुछ इनपुट निकल के आता है तो वो फिर उसके बाद
पता चल पाएगा। रेणु नागर क्या कुछ अगर सही होती है के बाद वो क्या बयान देती है, तब भी ये पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। और रवि के परिजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आरोप रेणु पर लगा रहे हैं। रेणु कह चुकी है वो अपनी मर्जी से गई थी रवि के साथ। रवि के जो परिजन हैं, उसके जो भाई है भीम सिंह, उसने आरोप लगाया है कि वहां से वापस लौटने के बाद रेणु नागर ने कह दिया था कि मैं अब तक का आपका साथ दिया है, अब मैं आगे साथ नहीं दूंगी। तो उसके बाद टॉर्चर करने के जो आरोप है रेणु नागर उसके पिता के ऊपर जो लगाए हैं वो गंभीर हैं। वो उन पर पुलिस जांच करेगी। अगर वो FIR दर्ज होती है भरतपुर के नगर थाने में, और फिर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले पे बयान दर्ज करेगी, उसके बाद ये आगे क्या उनके कॉल डिटेल्स निकालेगी और क्या उसमें निकल के सामने आता है, उसके बाद आगे पता चल पाएगा। अच्छा, रेणु के परिवार वालों से बात हुई आपकी, वो क्या कह रहे हैं? जी, रेणु के परिजन अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन वो इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और अभी ICU में रेणु भर्ती है, लेकिन परिजन अभी पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस जांच अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी इस पूरे मामले पर, जब रेणु ने ये कहा था कि मैं अपनी मर्जी से गई थी रवि के साथ, क्लीन चिट मिल गई थी। अब क्या कह रहे हैं वो, आगे किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? जी, वो 5 दिन पूर्व जब ये रेणु और रवि वापस लौट आए थे, तो उसके बाद वो प्रक्रिया थाने में जाकर के। ठीक है राजेंद्र, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसका डिजिटल शिलान्यास किया। सीधा DITF के जो गवर्नमेंट इंडिया की डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज में, और जिस प्रकार से बीड़ा उठाया है, ये भी अपना आप में एक साहस का काम है कि जो आपने कैपेसिटी बढ़ाई है इस कारण से संभव हुआ। और मेरा मानना है कि जैसा कहा आपने 2022 अगस्त तक या मई तक का जो आपने सीमा बांधी है, टाइम बाउंड इस काम को पूरा करेंगे, इसका लाभ पूरे भीलवाड़ा वासियों को मिलेगा। ये कोऑपरेटिव सेक्टर अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। आजादी की बात से इस पे ध्यान दिया गया पंडित नेहरू जी के वक्त से ही। पंडित नेहरू जी की बहुत दूरदृष्टि थी, और दूरदृष्टि आज का हमारे पूरे देश का जो ढांचा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े कारखाने बने, कोऑपरेटिव पंचायतों की सबकी स्थापना हुई, वरना हालात बड़े गंभीर थे। हमें तो डिपेंड रहना पड़ता था दूसरे मुल्कों पर। अगर हरित क्रांति नहीं होती तो सबको मालूम है कि PH4 तो अच्छे गेहूं खाते थे अमेरिका का। देश के अंदर इंदिरा गांधी ने बीड़ा उठाया तो आज किसानों के सहयोग से ये मुल्क आत्मनिर्भर हो गया, और हमें आज वो स्थिति मेरी जो उस वक्त में थी, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर श्वेत क्रांति नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि पशुपालन की क्या स्थिति बनती। ना उनको पूरे दाम मिलते दूध के, घर में जो पहले बिलोने होते थे उसी से काम चलाते थे। पर जो आमदनी आज किसान को हुई है, जिस प्रकार से किसान पशुपालक के रूप में सामने आया है, अच्छी नस्लों के पशु आए हैं, सब सोच समझ के आए हैं। कुलीन साहब को याद किया रामलाल जी ने, अच्छा लगा मुझे। एक लंबा इतिहास बन गया। एक व्यक्ति अगर सपना देख ले कि एक क्रांति करनी मुझे, तो क्रांति आपके सामने है। और आनंद का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में जा चुका है। और जिस रूप में क्रांति हुई है डेयरी के सेक्टर में, वो भी मिसाल है। और मेरा मानना है कि राजस्थान में और ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए सभी जिलों के अंदर। भीलवाड़ा में अच्छा काम हो गया, या जयपुर में हो गया, या अजमेर में हो गया, 5-7 जगह अच्छे काम होने काम नहीं चलेगा, बल्कि संभावना छिपी हुई है अभी भी कि दूध का कलेक्शन कैसे बढ़े, किस प्रकार का प्रोसेसिंग उसकी हो बड़े रूप में, किस प्रकार के आइटम नए नए बने
जैसे रामलाल ने उदाहरण पेश किया अभी, तो इसको बहुत लंबा चौड़ा है। इससे रोजगार भी मिल सकता है, पशुपालकों के हितों की रक्षा हो सकती है, आजीविका के साधन हो सकते हैं, और कृषि के बाद में पशुपालन जो है वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उस लिहाज से भी जरूरी है कि हम किस प्रकार से इस काम को और आगे बढ़ाएं। कोऑपरेटिव एक्ट की बात की रामलाल जी ने, मुझे भी याद है कि 20 साल पहले केसरी राठौड़ और रामलाल मिर्जा साहब के वक्त में कमला जी भी थी उसके अंदर, और आप सब लोगों ने मिलकर के नया एक्ट बनाया। बड़े लंबे चौड़े डिस्कस हो गए थे उस वक्त में भी, और उसके बाद नया एक्ट बना, उसका लाभ सबको मिला। परंतु मेरा मानना है एक्ट बनने के बाद में भी और ज्यादा संभावना है कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के रास्ते में। खाली डेयरी के नहीं, डेयरी के अलावा भी हर सेक्टर में कोऑपरेटिव का अपना एक स्थान होता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए का जो स्लोगन बनाया गया होगा, सोच समझ के बनाया गया। बहुत बड़ी ताकत होती है कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर। कई राज्यों में, कर्नाटका के अंदर देखे हैं, तमिलनाडु में सुनते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी काफी आगे बढ़े थे। कई राज्यों में कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छा चला और वहां पे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमारा सपना भी वो होना चाहिए जो कि उन राज्यों का है या उन राज्यों का था और वो कामयाब हुए। बड़ी बड़ी शुगर मिलें लगी हुई है तो कोऑपरेटिव सेक्टर में लगी हुई है। फूड प्रोसेसिंग का नया कंसेप्ट आया है। जमाना बदल गया है, हम भी नई शताब्दी में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ भी, राजस्थान के अंदर भी, देश के अंदर जिस प्रकार से एक नया माहौल बना है, और फूड प्रोसेसिंग के लिए राजस्थान सरकार ने भी 10 हेक्टेयर जमीन जो किसानों के लिए उनको कन्वर्सेशन का छूट दे करके कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि तमाम जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर में भी हो सकते हैं काम। किस रूप में हम आगे बढ़े, और मेरे ख्याल से लगातार जो हमने 2 रुपए बोनस के रूप में दिए, उसका वेलकम आपने किया। और अभी मैं समझता था कि दिलीप रथ साहब ने जब कहा तो मुझे अच्छा लगा कि 2 रुपये प्रति लीटर पशुपालकों को बोनस देना का एक इम्पैक्ट है पूरे देश के अंदर। मुझे अच्छा लगा कि हमारा फैसला रहा, उसका एक स्वागत भी हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और कैसे हम लोग पशुपालकों को लाभ दे सकते हैं। हम लोगों ने, मुझे याद है पिछले बार हम लोगों ने दवाई फ्री करी थी, मेडिसिन फ्री की थी मनुष्यों के लिए, जांचें फ्री की थी। उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल से देश में पहला उदाहरण होगा कि जहां पर पशुओं के लिए दवाएं फ्री की गई, पशुपालकों को तकलीफ नहीं हो। पशु के जो मोबाइल एम्बुलेंस की तरह मोबाइल एम्बुलेंस पशुओं के लिए काम आए, चिकित्सा केंद्र बने पशुओं के लिए, उसकी बढ़ोतरी की गई। प्रयास किया गया कि पशुपालकों को कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं गांव में मिल सके। हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी उनके लिए। जो किया गया था, सरकार बदल जाती है तो वो टेम्पो रहता नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार किसान का या पशुपालक का तेरे कल्याण हो। कम से कम उसको लागत तो जो है, किसानी करता है कोई व्यक्ति तो उसके उत्पादन की लागत उसको पूरी मिले, इनकम हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम भी सरकार का है। इसलिए मुझे लगता है कि रामलाल जी जो है मंत्री थे तब भी काम जम के करते थे। जो जिम्मेवारी इनको मिल जाती है उसमें पीछे नहीं रहते, इनको काम करने का शौक भी है, इसलिए नवाचार करते रहते हैं। ये हल्दी का दूध पिला रहे हैं, हेलमेट पहना रहे हैं, और हेलमेट का आइडिया इतना अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त भी मैं आपके प्रोग्राम में आया था। तो इस प्रकार
मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान और प्रगति करेगा। अभी मैंने सुना 4थे स्थान पर है दूध के कलेक्शन मार्केटिंग के अंदर, तो क्यों नहीं हम और आगे। और सरेश का नाम काफी फैला है, इसमें कोई दोहराया नहीं। राजस्थान के बाहर भी गया है, दिल्ली तक तो पहुंचा ही है। अमूल का नाम पूरे देश के अंदर भी है। आनंद का नाम, जैसे मैंने कहा आपको, दुनिया के अंदर जिस रूप में अपना स्थान बनाया है अमूल ने और आनंद ने, तो एक प्रेरणा सबको मिल गई है। उस कुलीन साहब की प्रेरणा से आज ये पूरा मोमेंट चल रहा है। तो क्यों नहीं राजस्थान में हम संकल्प करें कि आने वाले वक्त में सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आपके जिला संघ, उनके लिए हम लोग जितना संभव होगा उतना हम लोग आगे बढ़कर के मदद करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। नई दुग्ध उत्पादक समिति आपने बनाई करीब 450 RCDF ने। मैं समझता हूँ कि जितनी मांग है उतनी समिति बननी चाहिए। जितना ज्यादा फैलाव करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने सुना कि शायद कुछ दूध कलेक्शन बाकी राज्यों के लोग भी आके करते हैं, परंतु अगर फैलाव RCDF करेगी तो यहाँ के किसानों को कंपटीशन में ज्यादा फायदा होगा, उनका अच्छा दाम मिलेंगे, दूध के दाम मिलेंगे। तो ये प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए, मेरा मानना है। और वैसे डेयरी फेडरेशन हो, डेयरी संघ हो, इन्होंने हमेशा अकाल में सूखे में ही आगे आके काम किया है कि कैटल फीड के प्लांट लगे हैं, उनके माध्यम से भी अकाल सूखे में काफी बड़ी मदद मिलती है। उसमें आप पीछे नहीं रहे हैं। जो काम आपको दिए गए थे वो आपने हमेशा किए हैं। और कैटल फीड प्लांट की भी बड़ी आवश्यकता है। और मुझे बताया कि 5,82,000 मेट्रिक टन पशु आहार की बिक्री हुई राजस्थान के अंदर। पशुओं के लिए और उसके दूध के उत्पादन के लिए भी जरूरी है कि अच्छा उनको कैटल फीड मिले। उसमें भी आप पीछे नहीं हो, ये एक अच्छा प्रयास है। मुझे खुशी है कि इसके अलावा आप जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना जो 1 जून से लागू की गई है, तो बीमा का अपना एक महत्व है, हम जानते हैं इस बात को। और उसी रूप में दुर्घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो 1 जनवरी 20 से लागू की गई है, नाम रखा राज्य स्तरीय सुरक्षा कवच बीमा योजना, 3रा चरण। मुझे बताया गया कि इसमें अगर 1 लाख से अधिक लोगों ने इसमें बीमा करवाया है, तो बीमा का कवच सबको मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में लोग बीमा करा नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें हमें पूरा इंटरेस्ट रखना चाहिए और आपकी समिति के माध्यम से भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी तो क्या लिखा है, प्रदेश में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, तो अलग अलग बीमा योजनाएं आपकी है। ये बीमा योजनाएं किस रूप में, ये तो आप यह जानते हो, मुझे समझना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि हर पशुपालक का बीमा हो, पशुओं का बीमा हो, और किस रूप में हम बीमा लागू कर सकते हैं सबके लिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुनः रामलाल जाट साहब को, तमाम इनके डेयरी फेडरेशन के तमाम प्रबंधक साथियों को, तमाम सदस्यों को, पशुपालकों को, पूरे प्रदेश के पशुपालकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार हमेशा आपके सुख दुख में हमारे साथ खड़ी मिलेगी आपको। और जितना फैलाव आप करना चाहोगे, मैं समझता हूं कि ये श्वेत क्रांति का लाभ हम सब उठाएं। और जैसे मैंने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती के बाद में पशुपालन ही बहुत बड़ा आधार है। उस भावना के साथ में हमने
इसको आगे बढ़ाना है। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का डिजिटल शिलान्यास। आजकल मुख्यमंत्री तमाम कर रहे हैं। भीलवाड़ा डेयरी के मॉडर्न प्लांट का शिलान्यास किया गया है। की बात सुन लेंगे। भीलवाड़ा से आशा जी। क्या हुआ सर? आप नहीं सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। वो क्या वो एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 6 राज्य। नीट परीक्षा के खिलाफ 6 राज्यों की तरफ से संयुक्त याचिका दाखिल की गई है। राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल की तरफ से याचिका दाखिल। और ममता बनर्जी ने ये बात साफ कर ही दी थी जब सोनिया गांधी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र भी साथ हैं। 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को निरस्त करने की उन्होंने मांग की है। तो नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल की तरफ से, पश्चिम बंगाल की तरफ से याचिका दायर की गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र भी साथ हैं। 6 राज्यों की तरफ से संयुक्त याचिका दाखिल। 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा निरस्त करने की मांग। पुनर्विचार याचिका होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि परीक्षाएं करवाई जाए। और अब ये 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गए हैं। पुनर्विचार याचिका दायर की है इन्होंने। राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को निरस्त करने की इन्होंने मांग की है। बड़ी खबर, नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 6 राज्य। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही है। जेईई और नीट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था परीक्षा करवाई जाए, अब याचिका दायर की गई है इन 6 राज्यों ने। देखिए, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे को एक ध्यान में रखते हुए बकायदा कई याचिकाएं जो है जिस तरह से बकायदा दायर की गई थी। और इसी मामले पर पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने संयुक्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि 13 सितंबर को होने वाले नीट परीक्षा को निरस्त किया जाए। जिस तरह से इस मामले पर बकायदा कोर्ट में याचिका दायर की गई, इस मामले जी ठीक है। आवाज शंकर की नहीं पहुंच पा रही है हम तक। अपडेट उन्होंने दे दी है, जो जरूरी अपडेट थी, जो आपको जाननी जरूरी थी। 6 राज्यों की तरफ से संयुक्त याचिका दाखिल की गई है। राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र ने ये याचिका दाखिल की है। तो वहीं नीट जेईई परीक्षा के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक मोर्चा खोल रखा है। शहर शहर परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें दिल्ली, जयपुर, कोटा और जोधपुर की हैं, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और परीक्षा वापस लेने की मांग की। और देश भर में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की 6 और तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और देहरादून की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और परीक्षा का विरोध किया। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर
नीट जेईई परीक्षा का विरोध, दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और देहरादून की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में नीट जेईई परीक्षा के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई के धरने में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए और परीक्षा स्थगित करने की मांग की। Nothing is gained because we are expecting from a responsible government a hearing for the students' issue. Unfortunately, the Modi government is not listening anybody. Same like students' issue also. Anyway, now we are going to Supreme Court for some relief. I think seven petition has been filed in the Supreme Court as a review petition. Praying some steps has to be taken. Then some step has to be instructed to the government of India. हम कोई एग्जाम के खिलाफ नहीं है। हम आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है, एग्जाम की इस पर्टिकुलर टाइमिंग के खिलाफ है। जब इस देश में बिहार और असम जैसे प्रदेश में जहां पे बाढ़ आई हुई है, आपसे पूछना चाहेंगे, और जब यहाँ पे सबको पता है कि जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है, वो चाहे रेलवेज की हो, वो चाहे आम जो यातायात बसेस हैं, वो सभी रुकी हुई हैं। और जब नीट और जेईई का किसी का सेंटर बनता है तो वो इस तरीके से नहीं होता कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। वन हैज टू ट्रेवल 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सो हाउ विल ही गो? वो किस तरीके से अपने जो है सेंटर तक पहुंचेगा? तो ये कुछ जायज हमारे प्रश्न हैं, जिनका प्रश्न का जवाब जो है केंद्र की सरकार के पास नहीं है। जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी हमारे जो इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल जायज़ है और छात्रों के पक्ष में है, क्योंकि ये बिल्कुल अति आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात सुने। अगर नहीं भी सुनती है तो हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो वहीं जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में एमएनआईटी पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सचिन पायलट, मंत्री खाचरियावास सहित कई नेता मौजूद रहे। आंदोलन और धरने प्रदर्शन कर रही है। आप मानकर चलना, ये अंतिम कील साबित होगा। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना संकट के समय में, बाढ़ के समय में हालात देश के विकट हैं। ऐसे में एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। अकेले कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये देश के हर वर्ग की आवाज है, हर पार्टी की आवाज है। इसलिए बीजेपी को जिद नहीं करनी चाहिए और देश हित में, नौजवानों के हित में जेईई और नीट की परीक्षाएं कैंसिल करनी चाहिए। पूरे देश में बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि इतने महत्वपूर्ण जो परीक्षा देश में होने जा रही हैं, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के, बच्चे बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुँचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूँ गलत है, और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।